प्रश्न। भाषा की प्रकृति का वर्णन करते हुए इसके प्रतीक व्यवस्था को बताइए। उत्तर। भाषा एक तरफ मस्तिष्क के स्नायु तंतुओं से वाक इंद्रियों तथा श्रवण इंद्रियों से संबंधित है, तो दूसरी तरफ समाज विशेष की मान्यताओं और सामाजिक संदर्भों से जुड़ी हुई है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार भाषा यादृच्छिक मौखिक प्रतीकों की व्यवस्था है, जिसके द्वारा मनुष्य समाज का सदस्य तथा संस्कृति का प्रतिभागी होने के नाते परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। मनुष्य को अपने भावों, विचारों और अनुभूतियों को भली भांति प्रकट करने के लिए ध्वनि संकेतों और भाषिक प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है, जिसको निम्न बिंदुओं द्वारा वर्णित करते हैं। इसको यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। भाषा की प्रकृति। नंबर 1, भाषा वाक् प्रधान ध्वनि समष्टि। नंबर 2, भाषा एक व्यवस्था। नंबर 3, प्रतीकों की व्यवस्था। नंबर 4, सामाजिक अंतक्रिया का आधार। नंबर 1, भाषा वाक् प्रधान ध्वनि समष्टि। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा मनुष्य के ध्वनि अवयवों से निःसृत ध्वनि समूह है और ये ध्वनियाँ सार्थक भी होनी चाहिए ताकि इनका विश्लेषण और अध्ययन किया जा सके। नंबर 2, भाषा एक व्यवस्था। भाषा की प्रकृति से स्पष्ट हो जाता है कि भाषा एक व्यवस्था है जिसमें समाहित ध्वनि व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, वाक्य व्यवस्था आदि भाषिक तत्वों के आधार पर ही भाषा अपना क्लेवर धारण करती है। प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष संरचना होती है। यहाँ हम हिंदी और अंग्रेजी की वाक्य व्यवस्था से स्पष्ट करते हैं। राम आम खाता है, राम इट्स मैंगो। यहाँ हिंदी के वाक्य में शब्दों का क्रम, कर्ता, कर्म और क्रिया है, जबकि अंग्रेजी भाषा में शब्दों का क्रम भिन्न है। वहाँ कर्ता के बाद पहले क्रिया का प्रयोग हो रहा है और बाद में कर्म का। नंबर 3, प्रतीकों की व्यवस्था। शब्द किसी न किसी वस्तु, भाव, विचार, अनुभूति आदि के ध्वन्यात्मक संकेत या प्रतीक होते हैं। हमारी सृष्टि में दृश्य, अदृश्य, जड़, चेतन, सूक्ष्म, स्थूल जो भी पदार्थ है, उनका परिचय भाषा के प्रतीकों के माध्यम से ही संभव होता है। ये प्रतीक वस्तु, भाव, विचार आदि का नामकरण होते हैं, जिसकी सहायता से ही उनका रूप हमारे सामने उपस्थित होता है। उदाहरण के रूप में मैं किसी हिंदी भाषी को कहूँ पानी लाओ, तब उस व्यक्ति के दिमाग में पानी का चित्र घूमने लगता है और फिर वह उन शब्दों पर क्रिया प्रतिक्रिया करता है। अपना मनोभाव प्रकट करने के लिए हम प्रतीकों को क्रमायोजित करके व्यक्त करते हैं। इसी कारण भाषा को प्रतीकों की व्यवस्था कहा गया है। ध्वन्यात्मक प्रतीकों के द्वारा हम विचारों को प्रकट करते हैं, इसलिए भाषा का मूल रूप उसका उच्चारित रूप ही है। भाषा का लिखित रूप उच्चारित ध्वनियों का ही प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 4, सामाजिक अंतक्रिया का आधार। मनुष्य समाज से ही भाषा को सीखता है तथा भाषा के माध्यम से सामाजिक अंतक्रिया को विकसित करता है, इसलिए भाषा एक सामाजिक क्रिया है। सामाजिक विचार विनिमय के द्वारा भाषा का उद्भव, विकास, पल्वन तथा लोप निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। इसका प्रमाण है भाषा में लगातार नए शब्दों का सर्जन एवं समावेश होना, पुराने शब्दों का लगातार नए संदर्भों के साथ पुनः व्याख्यापित होना और प्रयोग में न रहने के कारण विलुप्त हो जाना। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भाषा एक व्यवस्था है और इसके अंतर्गत मुख्यतः ध्वनि, शब्द और वाक्य रचना संबंधी उपव्यवस्थाएं आती है। भाषा की व्यवस्था को समझने के लिए इन तीनों को समझना आवश्यक है।